हम सभी लोग बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं और कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि देखकर सुनकर हंसी आती है। अगर हम उस स्थिति में फंसे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी ही विकट परिस्थितियां होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हम किसी दूसरों को देखें तो हमें पढ़ने में मजा भी आता है, देखने में भी मजा आता है। ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे लेखक शरद जोशी जी के साथ हुई, जब उनके घर अतिथि आ तो गए पर जाने का नाम नहीं ले रहे, है ना। तो ये कहानी हम सभी ने पढ़ी थी। हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आए हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1 और इस बुक का हास्य व्यंग से भरा हुआ एक अध्याय है आज तुम कब जाओगे अतिथि। ये चीज है ना, हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि हमारे जो लेखक है शरद जोशी, उनके यहाँ अतिथि आ तो गए पर 4 दिन हो गए, जाने का नाम नहीं ले रहे। और इन स्थितियों से अवगत कराने के लिए वो अतिथि को ना जाने कितने इशारे दे रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं इसी अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न सबसे पहले हमारे पास आएंगे गद्यांश आधारित, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे पाठ के कुछ गद्यांशों को जिन पर आधारित हमारे पास प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद उसके बाद हम फिर करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न। ध्यान रखिए, आपके पास में गद्यांश आधारित प्रश्न ही आएंगे, लेकिन संपूर्ण आधार जो पाठ आधारित हम प्रश्न कराएंगे वो हमारे कराने का सिर्फ एक ये मोटिव है कि कुछ गद्यांश तो हमसे छूटे हैं, हम सारे अध्याय के तो हर एक गद्यांश को नहीं करा रहे हैं आपको, तो उन प्रश्नों को इनमें कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट यहाँ पर पढ़ना। पहला गद्यांश, तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। ये किसके लिए कह रहे हैं, लेखक बोल रहे अतिथि के लिए। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, यदि तुम्हें हिसाब लगाना आता कि यह चौथा दिन है, मतलब 2 दिन से वो तारीखें बदल रहे हैं, लेकिन अतिथि का वहां आए हुए अभी तक चौथा दिन हो चुका है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, पर तुमने जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, यानी कि हमें लग ही नहीं रहा कि तुम जाओगे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुकते, यानी कि एस्ट्रोनॉट भी 4 दिन तक चांद पर नहीं रुके थे, जबकि धरती से सफर करके गए थे, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो, यानी कि तुम बहुत दिन तक यहाँ रुक चुके हो। तुम्हें एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, यानी कि हम दोनों में बहुत ही निजी बातें हो चुकी हैं। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली है, बैजनी चट्टान यानी कि नोट। ठीक है, तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, यानी कि मेरा खर्चा बहुत कुछ मिट्टी खोद चुके हो का तात्पर्य है कि हम लोग काफी हद तक जो पर्सनल टॉक होती है वो बातें कर चुके हैं, जो परिवार की इसकी उसकी सारी बातें हो चुकी है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी कि तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती कि तुम यहीं पर बने हुए हो। अब इस पर देखिए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कूट आधारित प्रश्न है। क्या दिया गया है, लेखक के घर आए अतिथि को कितने दिन हो गए थे, कितने दिन हो गए थे, 4 दिन हो चुके थे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला 4 दिन, तो यहाँ पर हम कले केवल 3, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गा ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन है, लेखक को अतिथि का 4 दिन अपने घर पर रहना भारी क्यों लग रहा था, क्योंकि उसके रहने से लेखक के घर का बजट बिगड़ गया था, है ना। बात सही है, इसीलिए भारी लग रहा था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कथन और कारण दोनों सही है, तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, अतिथि के इतने दिन रुकने के बाद भी लेखक को क्या संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी उसके जाने की, है ना, अतिथि के वापस जाने की, अतिथि के वापस जाने की, अतिथि के खुश रहने की, अतिथि को परेशान करने की, या उपरोक्त सभी। तो सही क्या था, अतिथि के वापस जाने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी। लेखक के घर अतिथि कैसे आया था, लाखों मील लंबी यात्रा करके, एक छोटी सी यात्रा करके, कष्टपूर्वक यात्रा करके, आरामदायक आनंदपूर्ण यात्रा करके, तो एक छोटी सी यात्रा करके आया था। तो सही क्या है,
एक छोटी सी यात्रा करके। लेखक द्वारा बार बार कैलेंडर की तारीख बदल कर दिखाने पर अतिथि की क्या प्रतिक्रिया रही है? तो जाहिर सी बात है अतिथि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, है ना। वह स्वयं आत्मग्लानि से भर गया, वह निश्चित भाव से सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा, बिल्कुल सही है। वह शीघ्र ही वापस घर जाने के लिए तैयार हो गया, वह लेखक पर क्रोधित हो गया। तो सही क्या था? वह निश्चित रूप से भाव से सिगरेट का धुआं उड़ाता रहा। अब आते हैं नंबर 2 पे। यहाँ क्या दिया गया है? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ कांप गया था मतलब अब मुझे डर लग रहा था कि खर्चा ज्यादा होगा। इसके बावजूद एक स्नेह भीनी मुस्कान के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था, यानी कि कई सारे व्यंजन बनाए गए थे। अब जैसे घर में हम लोग होता है तो क्या सब्जी बन गई, रोटी बन गई, सिंपल से खा लो। लेकिन जब कोई बाहर का मेहमान आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ थोड़े से पकवान बनाते हैं कि नहीं बनाते? वही चीज। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अतिरिक्त हमने मीठा भी बनाया था। ये सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल की एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लिए तुम चले जाओगे। तो हमने साधारण से भोजन को डिनर इसलिए बनाया था कि हमें ये उम्मीद थी कि तुम आज आए हो और कल चले जाओगे अपनी मेहमान नवाजी कराकर। हम तुम्हें रुकने के लिए आग्रह करेंगे कि हम तुम्हें बार बार बोलेंगे रुको, मगर तुम नहीं मानोगे कि नहीं भाई हमें जाना है, और तुम रुकोगे नहीं और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमने इतनी मेहमान नवाजी करी थी मगर तुम तो जो है वो क्या कहते हैं रुक ही गए। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कूट आधारित। लेखक का बटुआ अंदर ही अंदर कांप गया, इसका क्या कारण था? मेहमान का आना। लेखक के पास पैसे नहीं थे, लेखक का बजट गड़बड़ाने वाला था, लेखक के हाथ कांपने रहे थे, लेखक पैसे जोड़ना चाहता। तो सही क्या था? अतिथि के आने से उनका जो बजट है वो गड़बड़ाने वाला था। तो क्या था? लेखक का बजट गड़बड़ाने वाला था। नंबर 2 सही है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ठीक है। नेक्स्ट आते, लेखक ने पहले दिन अतिथि की मेहमान नवाजी कैसे की थी? रात के भोजन को उच्च मध्यम स्तरीय डिनर में बदल के अपने बजट के अनुसार अपनी हैसियत से बढ़कर चढ़कर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर, साधारण भोजन बनाकर, अनमने मन से बेरुखी के साथ। तो सही क्या था? अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर। कथन ए और कारण आर देखिए क्या दिया है कथन। लेखक द्वारा अतिथि का सत्कार उत्साह पूर्वक ढंग से करने के पीछे क्या आशा थी? वो उसको क्या उम्मीद थी? लेखक ने सोचा कि अगले दिन अतिथि वापस चला जाएगा। तो सही है, कथन और कारण दोनों सही है। तो हम क्या लगाएंगे? कथन ए और कारण आर दोनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। रात के भोजन को उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में क्यों बदला गया? मेहमान नवाजी के लिए, धन का अतिरिक्त व्यय करने के लिए, अतिथि का सम्मान करने के लिए, दिखावा करने के लिए, या स्वयं को सभ्य प्रस्तुत करने के लिए। तो क्या था? अतिथि के सम्मान के लिए। लेखक अतिथि से रुकने के लिए आग्रह करने पर क्या मंशा लिए बैठा था? अब वो रुकने के लिए कह रहा था तो उसके दिल में क्या मंशा थी? अतिथि नहीं मानेगा और चला जाएगा, मतलब वो क्या सोच रहा था कि भाई हम तुमको रोकने की कोशिश करेंगे पर तुम मानोगे नहीं और चले जाओगे, यही मंशा थी ना। तो नंबर 1 सही लग रहा है। आते अतिथि रुक जाएगा, नहीं, अतिथि लेखक को सोच के विपरीत कार्य करेगा, अतिथि लेखक का आग्रह स्वीकार कर लेगा। तो सही क्या होगा? अतिथि नहीं मानेगा और चला जाएगा, यही चीज वो सोच रहे थे पर ऐसा हुआ तो नहीं था ना। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? और आशंका निर्मूलन थी अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो, यानी कि जिस बिस्तर पर तुम सो रहे थे वो चादर भी अब बदलने की नौबत आ गई है, यानी कि तुम बहुत दिन हो गए रुक गए। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई, यानी कि धीरे धीरे जो है वो डल पड़ी, अब लुप्त हो गई, यानी कि अब तुम्हारे रहने से हम लोग को खुशी नहीं है, तो अब हम लोग आपस में मिलकर उस तरीके से मुस्कुराते भी नहीं है। ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे की आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि हम लोग के बीच जो हंसी मजाक हो रहा था वो भी बंद हो चुका है।
बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोर्नलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप खड़ी हुई है। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने हर विषय पे बात कर ली है, अब हमारे पास विषय ही नहीं बचा है जिस विषय पर हम लोग बात करें। अब इसे तुम ना हिला रहे हो ना मैं, यानी कि अब ना तुम बात कर रहे हो और ना ही मैं, हम दोनों ही चुप हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो, हम लोग दोनों अपने अपने काम में बिजी। शब्दों का लेन देन मिट गया है और चर्चा के विषय चूक गए, यानी कि अब हम लोग के बीच ना बातें हो रही है, ना हंसी मजाक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो तुम आए थे तो तुम जिससे के हालचाल लेने मिलने पूछने आए थे वो हो गया, अब तुम जाओ, अब हमारे बीच बात करने को भी कुछ नहीं बचा हुआ है। अब इस पर प्रश्न है पहला, देखिए, गद्यांश के अनुसार लेखक की कौन सी आशंका थी जो निर्मूलन थी? शायद अतिथि अभी नहीं जा रहा है, अतिथि आज ही चला जाएगा, अतिथि कल चला जाएगा, अतिथि को सत्कार पसंद नहीं आया। तो कौन सी आशंका थी जो निर्मूलन नहीं थी? वो थी शायद अतिथि अभी नहीं जा रहा है। उनको लग रहा था ना कि चला जाएगा, लेकिन वो निर्मूलन नहीं थी। अतिथि ने 3 दिन बाद भी जब जाने का निर्णय नहीं लिया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? लेखक अत्यंत प्रसन्न हो गया, लेखक की पत्नी नाराज हो गई, अतिथि और आतिथ्य के बीच संबंधों में बोरियत आ गई, आतिथ्य स्वयं आत्मग्लानि से भर गया। तो सही क्या था? अतिथि और आतिथ्य के बीच संबंधों में बोरियत आ गई थी। अब कोई दोनों चर्चा नहीं कर रहे थे, चुप थे दोनों लोग। लेखक के आतिथ्य के बीच का सौहार्द बोरियत में बदल गया, यह किस कथन से स्पष्ट होता है? अब आपको बताना है। जो अभी तक हमने बहुत ज्यादा जो मेहमान नवाजी करी थी, अब क्या है, वो उसने जगह बोरियत नहीं ले ली। अब इसमें आपको बताना है किससे होता है। नीचे कूट दिया गया, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला, ठहाकों के रंगीन गुब्बारों के अदृश्य होने से, बिल्कुल सही है, ये बात गद्यांश में दी गई है। दूसरा है, बातचीत कम से कम होने पर, ये भी सही है। चर्चा के विषय चूक जाने पर, ये भी सही है। लेन देन मिट जाने पर, तो लेन देन की तो कोई बात ही नहीं थी, तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है यहाँ पर। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि आपका 4th वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं नंबर 4 पे। बातचीत रूपी गेंद घर के कोने में शांत होकर क्यों पड़ी हुई थी? क्या रीजन था? क्योंकि बात करने जो चर्चा के सभी विषय थे वो खत्म हो चुके थे, मे भी शायद यही कारण रहा हो। ऑप्शन देखते हैं। अतिथि का लेखक के घर में लंबे समय तक रुकने के कारण, सही है, लंबे समय तक रुका था इसीलिए चारों तरफ शांति थी। लेखक के अपने काम में व्यस्त होने के कारण, लेखक तथा अतिथि के बीच झगड़ा होने के कारण, लेखक की रुचि समाप्त नहीं होने के कारण। तो सही क्या है? अतिथि का लेखक के घर में लंबे समय तक रुकने के कारण बातचीत रूपी गेंद घर के कोने में शांत होकर पड़ी हुई थी, क्योंकि अब इतनी बातें हो चुकी थी, कोई विषय ही नहीं बचा था बात करने का। कथन कारण आधारित प्रश्न है, देखिए, लेखक ने धोबी को कपड़े ना देकर लॉन्ड्री में क्यों दिए थे? ताकि भाई इनके कपड़े जल्दी वापस आए, ये लें और जल्दी जाएं, यही था ना। लेखक चाहता था कि कपड़े जल्दी धुल कर मिल जाएं और अतिथि घर चला जाए। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आपका अभ्यास। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 4 पे, इसको देखिए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन का 5वें ये सूर्य के परिचित किरण होगी। तो कहने का इसका मतलब क्या है कि भाई तुम्हें आए वो 5वीं सुबह होगी, 5वां दिन होगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्वक निर्णय लोगे, यानी कि उस सुबह में हो सकता है तुम्हें ये विचार आ जाए कि तुम्हें अपने घर जाना है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई उनका अपना एक बजट है, घर के अंदर जो एक सदस्य बढ़ गया है उसकी वजह से इनका बजट गड़बड़ा जाएगा, अब वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते हैं। देवता दर्शन दे के लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। अब भाई देवता अगर आते तो क्या होता, दर्शन देते हैं चले जाते हैं, रुकते तो नहीं है ना, वही चीज होनी चाहिए, तुम अब चले जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब है इसी में अतिथि का सम्मान सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ, यानी कि मैं अब तुमसे कहूं कि तुम चले जाओ उससे पहले तुम खुद होश में आओ और चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि।
अब पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस बात की आशा कर रहा है? अतिथि को अपने घर में नहीं रख लेगा, अगले दिन अतिथि सम्मान पूर्वक अपने घर लौट जाएगा, लेखक की पत्नी उस पर क्रोध नहीं करेगी, उपरोक्त सभी। तो सही क्या है? अगले दिन लेखक ससम्मान अपने घर लौट जाएगा, ये वो उम्मीद कर रहा था। कथन और कारण आधारित प्रश्न है। कथन है, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। इस पंक्ति में किस बात को सहन करने की चर्चा की गई है? अतिथि के अधिक दिनों तक लेखक के घर में रुकने की। तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो कथन ए और कारण आर सही है, यहाँ नंबर 1 पे लगाए। लेखक के अनुसार अतिथि देवता है, उस देवता की क्या विशेषता होती है? भाई देवता दर्शन देता है और चला जाता है, यही था ना। ऑप्शन में देखते हैं, देवता दुख में साथ देता है, देवता किसी के घर नहीं जाता, देवता घर में ही ठहर जाता है, देवता दर्शन देकर चला जाता है। तो उसकी क्या खासियत होती है? देवता दर्शन देकर चला जाता है। तो चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हम लगाएंगे 4। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि अतिथि का देवत्व कब तक सुरक्षित रह सकता है? कब तक सुरक्षित रहता है? अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर ना रुके तो तभी तक उसका देवत्व जो है वो सुरक्षित रहता है। अतिथि समय पर ना आए, अतिथि पेइंग गेस्ट की तरह रहे, अतिथि अधिक दिन तक ठहरने पर। तो सही क्या है? ये अतिथि यदि अधिक समय तक किसी के घर ना रुके, ये तब तक उसका देवत्व सुरक्षित रहता है। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक ने किस पर व्यंग किया है? किस पर व्यंग किया है? जो अतिथि आ जाते हैं और जाने को तैयार नहीं, तो बहुत दिन तक जो है किसी के यहाँ रुक जाते हैं, ऐसे लोगों पर। शिक्षा तंत्र पर, सामाजिक रूढ़िवादिता पर, अतिथि को जाने का नाम नहीं लेता है, इस पर, या साहित्यकारों पर। अतिथि जो जाने का नाम नहीं लेता है, उस पर व्यंग किया है। तो अभी तक आपने क्या देखा? हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि हमने पूरा गद्यांश आधारित 5-5 प्रश्नों को पढ़ा। अब हम पूरे पाठ से प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। 2 दिन से कैलेंडर दिखाकर तारीख बदलने से लेखक क्या दर्शाना चाह रहा था? कि भाई तुमको आए जो है अब 4 दिन हो चुके हैं, तुम्हारे जाने का समय हो गया, ये चीज बताना चाह रहा था, है ना? बड़ी सोच इंसान को बड़ा बनने की प्रेरणा देती है। आगमन के चौथे दिन का संकेत देने के लिए, तारीखों का सीमा में नम्रता से फड़फड़ाना लेखक को पसंद नहीं आता है, अतिथि का रुकना लेखक को पसंद नहीं। तो वो क्या बता रहा था? आगमन के चौथे दिन का संकेत देने के लिए वो जो है कैलेंडर की तारीख 2 दिन से दिखा कर बदल रहा था। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके हो, इसका आश्रय क्या है? इसका मतलब क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर कर देना, अंतरंग निजी संबंधों को जान लेना, चरण कमलों की छाप जमीन पर अंकित कर देना, समस्त घरेलू हालचाल को जान लेना। तो काफी मिट्टी खोद चुके यानी कि हम लोग एक दूसरे से काफी हद तक अपनी घरेलू चीजों को शेयर कर चुके हैं। तो सही क्या है? समस्त घरेलू हालचाल को जान लेना। अच्छे अतिथि के गुण को पहचानिए, क्या है? देखिए, रुकने का आग्रह करने पर भी ना रुकने वाला, बिल्कुल सही, ये अच्छा अतिथि होता है। ऐसा अतिथि जिसको मेहमान नवाजी से फर्क नहीं पड़ता, नहीं। अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहने वाला, नहीं। तो सही क्या है? रुकने का आग्रह करने पर भी ना रुकने वाला, ये अतिथि का गुण होता है। अतिथि द्वारा लेखक के घर तक पहुंचने में लगे समय की तुलना किस उपमेय से की गई है? अतिथि का जो है अपने घर से यहाँ तक आने के लिए क्या चीज बताई गई है? चांद पर गए एस्ट्रोनॉट का सफर, है ना? ये बताया था ना। धरती से अंतरिक्ष तक की दूरी, चांद पर मनुष्य एस्ट्रोनॉट के रुकने के समय से, धरती से चांद तक की दूरी, एस्ट्रोनॉट द्वारा चांद तक जाने में लगा समय। तो वो तो जाने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट का चांद पर रुकने का समय तो क्या था? चांद पर मनुष्य या एस्ट्रोनॉट के रुकने लगने में समय से, यानी कि एस्ट्रोनॉट भी चांद पे इतने दिन नहीं रुकता जितने दिन आप हमारे घर रुक गए, ये उपमा दी गई थी। तीसरे ही दिन सुबह अतिथि ने क्या बोला? तीसरे दिन अतिथि ने क्या बोला था? चाय पीने के लिए, घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, धोबी को कपड़े देने के लिए। तो उसने क्या बोला था कि भाई धोबी को कपड़े देने। तभी लेखक ने क्या बोला था कि भाई हम जो है इसे लॉन्ड्री में दे देते हैं ताकि ये भाई जल्दी आए और जल्दी चले जाए। तो सही क्या है? धोबी को कपड़े देने के लिए। लेखक की पत्नी ने प्रश्नात्मक दृष्टि से लेखक की ओर कब देखा था?
मतलब क्वेश्चन मार्क वाला होता ना कि भाई कोई प्रश्न कर रहा हो, ऐसी नजरों से कब देखा था। जब अतिथि ने धोबी को कपड़े देने का प्रस्ताव रखा, जब अतिथि ने सिनेमा देखने जाने का प्रस्ताव रखा, जब अतिथि ने मनपसंद व्यंजन बनाने की बात की, और जब अतिथि ने घर जाने की बात करी। तो जब अतिथि ने धोबी को कपड़े देने का प्रस्ताव रखा, तब जो है उनकी पत्नी को ने ये प्रश्न, मतलब अभी ये और रुकने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क उनके चेहरे पर आ गया था। लेखक द्वारा अतिथि का उत्साह और लगन से स्वागत सत्कार करने के मूल में कौन सी आशा थी कि भाई ये आज आए हैं और कल चले जाएंगे, ये आशा थी। अतिथि का लेखक के घर रुकना, दूसरे दिन अतिथि का लेखक के घर से चले जाना, दूसरे दिन अतिथि के साथ शहर घूमने जाना, या अतिथि के कपड़े धोबी में धुलवाना। तो सही क्या था, दूसरे दिन अतिथि लेखक के घर से चला जाएगा, ये उम्मीद उनको थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। उक्त अंश की उपर्युक्त आश्रय क्या है। कहने का मतलब है कि वो पूर्ण रूप से देवता नहीं होता, मगर उसके कुछ लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं, वो राक्षसों जैसे भी होते हैं। अब इसमें सही ऑप्शन देखिए क्या है। अतिथि एक मानव होता है जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है, नहीं। अतिथि देवो भव, ये भी बात नहीं है। आतिथ्य भार बढ़ जाने से स्वाभाविक झुंझुलाहट व्यक्त करना, मेहमानों द्वारा अनेक विधियों से तंग करने की प्रवृत्ति, तंग आकर व्यक्त मनोस्थिति। तो यहाँ पर क्या था, आतिथ्य भार बढ़ जाने से, यानी कि अतिथि का बहुत समय तक रुक जाने के कारण जब जो मेहमान नवाज है, जो आपका होस्ट है, उसकी झुंझुलाहट बढ़ जाती है। तो सही क्या है आपका नंबर 3 यानी कि गा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्नी की आंखें बड़ी हो जाने पर लेखक को कौन सी बात याद आती है। क्या याद आती है, कपड़े धुलने के लिए लॉन्ड्री देने थे। आंखें बड़ी होती तो मन छोटा होने लगता है, नहीं। आशंका की अतिथि कुछ दिन और ठहरेगा, और कुछ बरस पूर्व ऐसी आंखें देखकर अकेलेपन की यात्रा करना। जैसे ही अतिथि ने कहा तीसरे दिन कि हमें कपड़े धुलने को देने हैं, तो उनकी पत्नी को एहसास हुआ कि अरे ये तो अभी और रुकने वाले हैं। तो इसी से जो है उन्होंने पूरी प्रश्नात्मक दृष्टि से लेखक की तरफ देखा, और इसी में उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। आशंका की अतिथि अभी कुछ दिन और ठहरेगा। नेक्स्ट है कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन क्या है देखिए, अतिथि के आ जाने से घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसे लेखक किन उपमानों से व्यक्त कर रहा है। तो उसने क्या बताया था, बातचीत की गेंदें सारी चारों तरफ से उछल के, हर कोने से उछल के अब सेंटर में शांत आकर पड़ी हुई, ये चीज बताई थी उन्होंने। कारण देखिए, बातचीत की उछलती गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुपचाप पड़ी है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो हम कहाँ लगाएंगे, का पे। कथन ए और कारण आर दोनों सही है। प्रश्न संख्या 11 है, अतिथि और लेखक के बीच किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी। अब विषय कौन कौन थे जिन पे चर्चा हुई थी, चलिए देखते हैं। उपन्यास और फिल्मी पत्रिकाओं पर नहीं। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि पूर्व प्रेमिकाओं के विषय में। तो ये एकदम सही है। तो इन सारे विषयों पर उनकी बातचीत हो चुकी थी, इसीलिए उसके बाद अब बात करने का विषय ही नहीं बकाया था। प्रश्न संख्या 12 है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी, पर तुम जा नहीं रहे। वाक्य लेखक ने किसे संबोधित किया है। ये संबोधित किया है किसको, अतिथि को। किसको संबोधित किया है, अतिथि को। नेक्स्ट आते हैं, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर अतिथि के साथ कैसा व्यवहार किया गया। उन्हें खाने में अब खिचड़ी परोसी जाने लगी थी, यही हुआ था ना। तो देखिए क्या है, पति पत्नी ने स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ अतिथि को गले लगाया, नहीं। पहले डिनर में रायता मिठाई खिलाकर और अब अतिथि को खिलाने के लिए केवल खिचड़ी बनाने लगे थे, बिल्कुल सही है। तो हम खा ऑप्शन पर लगाएंगे। नेक्स्ट आ गए, शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि के जाने के लिए लेखक ने क्या किया था। कि मत उसकी अच्छी तारीफ, पहले दिन आया था, उन्होंने क्या किया था, रात के डिनर को उच्च मध्यम की डिनर बना दिया था, मध्यम वर्ग का डिनर बना दिया, 2 सब्जी, रायता, मीठा, सब कुछ, यानी कि अच्छे से सत्कार किया था। खाने में खिचड़ी खिलाया, अच्छे से स्वागत सत्कार किया, सिर्फ 2 सब्जियां खिलाई, सिर्फ रात का खाना ही अच्छे से खिलाया। तो सही क्या था, अच्छे से स्वागत सत्कार किया।
नेक्स्ट है, लेखक के सामीप्य की बेला शब्दों का प्रयोग किस उद्देश्य से किया, यानी कि हम लोगों के बीच बहुत नजदीकी है। ये उन्होंने जब भाषा इस्तेमाल करी तो ये इनका लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य था कि वो इतनी अच्छी मीठी बातों में बात कर रहे थे। अतिथि के प्रति उपजे स्नेह को व्यक्त करने के लिए, अतिथि के प्रति कृपा को व्यक्त करने के लिए, अतिथि से उपजे असंतोष को व्यक्त करने के लिए, अतिथि के रुकने से मिलने वाले साथ को दर्शाने के लिए। तो वो समझा रहे थे कि भाई आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है, वो नजदीकी दिखाने। ठीक है, तो चलिए समाप्त हो गया हमारा यहाँ पर तीसरा अध्याय, तुम कब जाओगे अतिथि। एक हास्य व्यंग से परिपूर्ण ये कथा और तो हम पहले पढ़ ही चुके थे। और शरद जोशी जो एक बहुत ही व्यंग हास्य व्यंग पर से पूरी भरी हुई कथाओं को लिखते हैं, और उनकी लिखी हुई जो नॉवेल है हम लोगों ने उस पर बनी मूवीज भी देखी हुई है, देवदास। तो उनकी जो कथाएं होती हैं कहीं ना कहीं जहां हमें हंसाती कुदकुदाती हैं, वही बहुत कुछ शिक्षा भी देती है। तो ये उन अतिथियों के लिए एक व्यंग था जो घर आ तो जाते हैं पर जाने का नाम नहीं लेते। तो चलिए समाप्त करते हैं यहीं पर ये वीडियो। अब हम मिलेंगे एक वैज्ञानिक के साथ में, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के साथ, अपना नेक्स्ट चैप्टर उस पर आए। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और फटाफट चैनल को का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।